अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। साथ साथ चूंकि ईद करीब आ रही है तो रश बाज़ारों में और दीगर जगहों पे बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लोग शॉपिंग करने के गर्ज से घरों से निकल रहे हैं, लेकिन एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से सूरत हाल तशवीशनाक और संगीन हो सकती है। अब अहम फैसले भी सामने आए कि शॉपिंग मॉल्स जो बंद रखे गए थे उनको भी खोलने का कह दिया गया है। अब वो भी ऑपरेशनल हैं, तो किस हद तक एहतियात करनी होगी, इस पर डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लाइव कॉल्स का सिलसिला भी होगा, आप हमें कॉल करके अपने जो सवालात हैं वो पूछ सकते हैं अगर आपने कुछ पूछना है। हमारे साथ डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब हैं जो कि वायरोलॉजिस्ट हैं, वाइस चांसलर हैं नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी के। वेलकम करते हैं आपको शो में। उसके साथ साथ प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम नवीद जमाल साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि माहिर अमराज सीना हैं। आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। जिस तरह अभी हमने देखा डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब के जो सूरत हाल है, जिस तरह से मार्केट्स ओपन हैं, ख़ास तौर पे मॉल्स को पहले बंद रखा गया था, उन्हें भी ओपन कर दिया गया है। रश बहुत ज़्यादा है, लोग SOPs पर अमल नहीं कर रहे, केसेस बढ़ रहे हैं। ये सूरत हाल किस हद तक तशवीशनाक हो सकती है और आगे क्या हम इसमें मज़ीद तेज़ी और इजाफा देख रहे हैं केसेस में पाकिस्तान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमशा, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप हमेशा मुझे मौका देते हैं, लेकिन मैं एक साइंटिस्ट हूं तो मैं हमेशा अपनी बात जो है ना साइंस के आईने में करता हूं। सूरत हाल ये है कि अभी जो सिचुएशन आ गई है तो रमज़ान का मुबारक महीना अब जाने वाला है। हम सब दुआएं करें कि अल्लाह मियाँ की ज़ात जो है ना हमारे पे मेहरबानी करे, लेकिन हम जो कर रही है आवाम जो कर रही है वो कोई सिचुएशन अच्छी नहीं लगती। तो मैं आपके सामने एक छोटा सा, क्योंकि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बहुत कम है कि लॉकडाउन वर्सेस नो लॉकडाउन जैसे कि हमारे आजकल जो है ना हालात चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे दूंगा। वाशिंगटन पोस्ट में ये आज से एक दिन पहले खबर लगी है कि नॉर्दर्न यूरोप के 4 शहर जिनमें स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और नॉर्वे, तो स्वीडन ने ये डिसाइड किया कि हम लॉकडाउन करते ही नहीं हैं, लेकिन अवाम को बहुत ज़्यादा एजुकेट कर दिया गया कि उन्होंने साबुन से हाथ भी धोने हैं, उन्होंने सारी जो सोशल डिस्टेंसिंग है, फिजिकल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रखनी है, स्कूल भी उन्होंने खुले रखे। तो मैं आपको एक फिगर दे देता हूं कि 1 लाख में से 36 लोगों की डेथ हो गई स्वीडन में। इसके मुकाबले में नॉर्वे ने जो है ना बहुत ही ज़्यादा जो है ना उन्होंने इस पे कंट्रोल किया, लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया, तो उनमें से 4 लोगों की डेथ हुई 1 लाख लोगों में से। तो ये चांसेस जो स्टैटिस्टिकली या ये जो इन्फॉर्मेशन है ये तकरीबन 9 से 10 गुना ज़्यादा बढ़ गए। लेकिन ये 2 मुल्क ऐसे थे कि जहाँ पे स्वीडन के लोग प्रिकॉशनरी मेयर्स को अडॉप्ट कर रहे थे, लेकिन मेरे प्यारे पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि क्या वो प्रिकॉशनरी मेयर अडॉप्ट कर रहे हैं, क्या उन्होंने मास्क पहने हुए हैं, क्या वो जब दुकान पे जाते हैं तो तकरीबन जो है ना 6 फीट का फासला रख रहे हैं या नहीं रख रहे। और यही बात जो हमारे दुकानदार हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उन पर भी होती है कि क्या उनके एम्प्लॉई सब ने मास्क पहने हुए हैं। जब वो सुबह अपनी जगह पर तशरीफ लाए तो उन्होंने किसी डिसइंफेक्टेंट से अपनी सारी की सारी शॉप को डिसइंफेक्ट किया या नहीं किया। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही अहम मेरा चीज़ें हैं जिनको अडॉप्ट करना चाहिए। और गवर्नमेंट, अब देखें इशू ये है कि गवर्नमेंट, मीडिया, एवरीबॉडी हैज़ प्लेड देयर ग्रेट रोल। लेकिन जैसा कि अभी आपके हुसैन अहमद भी रिपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने मेंशन किया, उन्होंने बल्कि शेयर किया कि सिचुएशन ठीक नहीं है। तो ये लोग जो कि ऑनलाइन ड्यूटी हैं वो बता रहे हैं कि लोग प्रिकॉशनरी मेयर अडॉप्ट नहीं कर रहे। अगर नहीं अडॉप्ट कर रहे तो ये ऐसी बात है कि जंगल में शेर है और उसमें चले जाएं और आप सोचें कि हमें कुछ भी नहीं होगा जो है ना। दैट इज़ द सिचुएशन।
यकीनी तौर पर। डॉक्टर अंजुम नवीद साहब, अब ये जो सूरत हाल है इसमें हम देख रहे हैं कि लोग बड़ी तादाद में बाज़ारों में निकल रहे हैं, शॉपिंग हो रही है, रश लगा हुआ है, लोगों को समझ में भी नहीं आ रही वही वाली बात कि सोशल डिस्टेंसिंग को, फिजिकल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो नहीं किया जा रहा। रिस्क जैसे कि अभी प्रोफेसर मोहम्मद मुख्तार साहब ने बताया कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और बढ़ेगा। आगे हमें सूरत हाल आइंदा 2 हफ्तों में कैसी नज़र आ रही है? चूँकि जितने केसेस बढ़ेंगे उतने ही प्रेशर हमारे हॉस्पिटल्स पे भी आएगा, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स पे भी आएगा। तो क्या सिचुएशन आपको नजर आती है आइंदा आने वाले हफ्तों में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि ये जो हमारी आवाम है ना, ये बहुत मासूम है इस सेंस में, ये अभी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि ये बीमारी पेंडेमिक की शक्ल अख्तियार कर चुकी है और ये वायरस कितना मुहलिक हो सकता है और ये कितना थोड़ा टाइम देता है एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो मरीज होता है कि वो मतलब है कि विद इन अ फ्यू डेज या विद इन सम टाइम, विद इन अ फ्यू आवर्स जो है वो वेंटिलेटर पे चला। तो ये हम अभी तक इतना, हालांकि हम मीडिया और हम सब लोग जो है वो बार बार लोगों को समझा रहे हैं कि ये बीमारी क्या है, ये कितनी खतरनाक हो सकती है, लेकिन स्टिल लोग इसको एक्सेप्ट करने को लिए तैयार नहीं है कि ये एक वायरस है और ये वायरस कितना मोहलिक है। और वो इसी डिनाइल के अंदर वो जो है वो ना किसी एसओपी को फॉलो करते हैं, ना वो किसी जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करते हैं, ना वो जो है सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। अब उसी शौक के अंदर के भी अभी गर्मी का मौसम भी है, ईद भी आ चुकी है और ईद भी नजदीक है और ये लोग जो है वो बस एक भेड़ चाल की तरह एक के पीछे दूसरा बंदा लगा हुआ है। और सिमिलरली वो जो लोग हैं जो बेचारे अपनी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, वो भी इनको नहीं समझा सकते। वो जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जब तक इंसान खुद समझने की कोशिश ना करे उस वक्त तक कोई दूसरा उसको नहीं समझा सकता। ठीक है, अब उन्होंने दुकान में अगर सपोज एक एट ए टाइम में 5 लोगों को अलाउ करने की कोशिश की है तो वो लोग बाहर लड़ना शुरू कर देते हैं बजाय कि उनको उनके साथ कोऑपरेट करें। अब वो 1 या 2 जत्थों के साथ तो नहीं सारा दिन मुकाबला कर सकते हैं, उन्होंने अपना काम भी करना है। तो बिनहासिल कौम, अभी तक हमारी कौम ने समझा ही नहीं है इस चीज को कि ये बीमारी कितनी बड़ी है। और दूसरी बात, डेफिनेटली केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और ये लोड बहुत ज्यादा हो चुका है और इसमें जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम जो देख रहे हैं, सिवियरिटी ज्यादा आ रही है और हमारे पास वेंटिलेटर की या जो है वो इसकी कैपेसिटी नहीं है। इसलिए राइट दिस टाइम हमें बहुत जो है सोचना चाहिए, हमें बहुत जोर लगाना चाहिए कि हम लोग समझें और इस पे अमल करें जितनी हिफाजती तदबीर उनको बताई जा रही है। डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब, ये एक तो आपकी क्या राय है इस पर कि कर्फ्यू या स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए ईद पर, या फिर जो सोशल गैदरिंग्स हैं उनको किस हद तक अवॉइड करना ज़रूरी होगा अगर लोग घरों से ना निकलें? क्योंकि अभी भी लोगों को शॉपिंग के लिए भी बात समझ में नहीं आ रही, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ईद पर सूरत हाल बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, लोग समझेंगे? इसमें जो सबसे अहम बात है, डॉक्टर साहब माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि हमें अपने हेल्थ सिस्टम की कैपेसिटी को भी देखना है कि क्या हम अगर 10 गुना केस बढ़ जाते हैं तो उसको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हम उनकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये आपने भी अभी फरमाया सऊदी अरब, कतर और जो दूसरे ममालिक हैं, कुवैत ने जो है ना टोटली कर्फ्यू लगा दिया है। अब तो पाकिस्तान में तो ये सिचुएशन आ चुकी है क्योंकि इसमें जुडिशरी भी इन्वॉल्व हो गई है, तो वेट एंड सी वाली बात पे हम देख रहे हैं जो है ना। सो इट विल बी गुड आइडिया। असल में ये जो है ना, ये पेंडेमिक जब स्प्रेड हो रही होती है तो डेफिनेटली मुझे उम्मीद है गवर्नमेंट की कोई टीम होगी, इसमें एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं और पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं। ऑफ कोर्स ये जो क्लिनिकल कम्युनिटी है, डॉक्टर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, दे डिजर्व ए ग्रेट सैल्यूट कि वो तैयार नहीं थे कि ये बायोसेफ्टी लेवल 3 की एनवायरनमेंट होती है जब ये पेशेंट को जाके देखते हैं। लेकिन हमें अब वो लोग भी चाहिए, हमें एपिडेमियोलॉजिस्ट भी चाहिए, पब्लिक हेल्थ के लोग भी चाहिए। और इसके साथ साथ एक जो बात बहुत अहम है
पाकिस्तान में हम इसको अक्सर इग्नोर करते रहे हैं कि हमारा इन्फेक्शियस डिजीज़ की ट्रेनिंग रिलेटिवली वीकर रही है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अब देखें, ये एक ही इन्फेक्शियस वायरस आया है, उसने हमारे लिए कितना मसला खड़ा कर दिया है। तो एजुकेशन सिस्टम, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आई थिंक दे हैव टू बी प्रोएक्टिव, और हम सब जो है ना, जो साइंटिस्ट भी हैं। अब देखें, हम अगर अमेरिका को सारी दुनिया उसकी तरफ देखती है, अब उन्होंने कई किस्म की किट बना ली हैं। अब आप फिंगर टिप से भी जो है ना आपका जो है ना वो टेस्ट कर सकते हैं, आप जो है ना वो सलाइवा से भी आपका टेस्ट कर सकते हैं। कई क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है, इम्यून टेक्नोलॉजी है, लेकिन अभी हम ओनली पीसीआर टेक्नोलॉजी पर बैठे हैं, जो कि बहुत महंगी है। काश हम भी इस सूरत में, इस सिमत में बढ़ें कि हम अपने ही मुल्क में किट बनाना शुरू करें, ताकि ये नॉट ओनली फॉर दिस वायरल इन्फेक्शन, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके लिए हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। तो ये एक हमारे लिए चैलेंज आया है, तो इससे हमें सबक सीखना। बात वही है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब कि हमारे यहाँ कभी भी हेल्थ सिस्टम या हेल्थ हमारी प्रायोरिटी नहीं रही हमारी हुकूमतों की, अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो अस्पतालों में सूरत हाल है, या जिस तरह से साइंटिस्ट कंप्लेन करते हैं कि फैसिलिटीज़ और जो वर्क फोर्स है उसकी भी कमी है। तो अब इस पर सोचना होगा कि हम जितनी भी चीज़ों में जिद्दत ले आए, इंसान की जो बुनियादी ज़रूरत है वो उसकी सेहत है, और उसका ख्याल रखना हुकूमतों की यकीनी तौर पर उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम नवीद साहब, आपने भी वक्त दिया। डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक हाजिर होंगे अगले सेगमेंट में, हमारे साथ रहिए। आज वर्ल्ड बी डे मनाया जा रहा है, तो आज हम उस पर बात करेंगे कि जो शहद की मक्खियां हैं, ये हैं तो बहुत छोटी सी, लेकिन पूरी फैक्ट्रीज हैं, और जिस तरीके से शहद बना रहे होते हैं, शहद पर तो हम बात करते हैं अपने शोज़ में भी, आपने देखा है कि जब मुख्तलिफ तरीक़ों से हम शहद का इस्तेमाल आपको बताते हैं। लेकिन आज हम खुसूसी तौर पर शहद की मक्खियों के हवाले से बात करेंगे कि वो कितनी कारआमद होती हैं और उनकी कितनी अहमियत है, इस हवाले से बात होगी। मेरे साथ शेख गुल बादशाह साहब मौजूद हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान बी कीपर एक्सपोर्टर एंड हनी ट्रेडर एसोसिएशन के, और साथ साथ डॉक्टर ईसा मौजूद हैं, जो कि हर्बलिस्ट हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर ईसा। और यमुना चट्टा साहिबा मौजूद हैं, जो कि माहिर ग़िज़ाइयत हैं। आपकी भी आमद का और वक्त का बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले, चूँकि आज वर्ल्ड बी डे मनाया जा रहा है, तो शहद की मक्खी, इसकी खुद कितनी बड़ी अहमियत है और ये कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। ईसा भाई, शहद की मक्खी खुद कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और पूरी एक चलती फिरती फैक्ट्री है इतनी सी भी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, दुनिया में अल्लाह ताला ने जो मक्खियाँ बनाई हैं, उसकी तादाद आज लोग बताते हैं 20,000 के करीब है। 20,000 मक्खियों में इस मक्खी को ये सिर्फ फजीलत है कि ये अपने बदन से शहद निकालती है, और इसका जिक्र अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरती के साथ सूरह नहल की आयत नंबर, नहल पूरी, यानी कि मक्खी के ऊपर ही नाम रखा गया है सूरह का, यानी कि इस मक्खी को देखें आप, कुरान में कितनी जगह मिली है। फिर इसमें 68-69 नंबर जो आयत है, अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने जो मक्खी को हुक्म किया, जो उसे समझा दिया, ये फलों में से, फ्रूटों में से, और ये जो निबातात हैं, इनमें से ये खाएगी और अपने बदन से शहद निकालेगी। फिर लिखा कि ये शिफा लिन्नास है। लेकिन इसके नीचे जो आखिरी लाइन है, अल्लाह ताला कहते हैं कि गौर करने वालों के लिए इसमें बड़ी निशानियां हैं। तो अब अगर गौर करें, 20,000 मक्खियों में से ये वाहिद मक्खी है जो शहद निकालती है, नंबर 1। दूसरी बात है कि दुनिया की हर चीज़ खाने की ख़राब हो जाती है, ये 20,000 साल रखेंगी, ये ख़राब नहीं होगा। 2,000 साल रखेंगी, ये ख़राब नहीं होगा। बल्कि अहराम मिस्र में जो ये ममियाँ मिलती हैं, उनमें भी जो मसाले लगाए गए थे, वो शहद की इसमें मिला के लगाए गए थे। अच्छा। फिर इसके छत्ते की एक बड़ी अहमियत है। अच्छा, सेकेंडली ये है कि ये आप देखें कुदरत का निज़ाम, ये मक्खी आपको कभी कचरे पे नहीं मिलेगी। आप हजारों किस्म की मक्खियां देख लेंगी, ये आपको जब भी नजर आएगी फल के ऊपर, फ्रूट के ऊपर, यानी कि इसकी फितरत जो बनाई गई है, इसका अंदाज जिंदगी गुजारने का भी वही है, यानी कि आज तक चेंज नहीं हुआ। अच्छा, इसमें एक और मैं आपको बताऊं, दुनिया में जैसे सबने कहा कि एक जगह ऐसी भी है जहां ये मक्खी नहीं पाई जाती,
कहाँ? दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहाँ ये अंटार्कटिका जो बर्फानी इलाका है उसमें ये नहीं पाई जाती। सही। क्योंकि वहाँ कोई पौधा नहीं उगता, कोई फल नहीं है, कोई तो वहाँ ये पाई भी नहीं जाती। सही। और टेम्परेचर लेवल भी शायद बहुत ज्यादा मनफी रहता है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो इस वजह से। तो शेख गुल बादशाह, अब जैसे कि आ गई है बादशाह साहब के, अब जिस तरफ आ गई है गुफ्तगू के, एक तो एनवायरनमेंट बड़ा चाहिए होता है अच्छा, जिस तरह से साजगार एनवायरनमेंट हो तो ये मक्खियाँ ज़्यादा अफजाइश पाती हैं। पाकिस्तान में कैसा एनवायरनमेंट है शहद की मक्खियों के लिए, और किस हद तक जो है ना वो फेवरेबल है उनके लिए, और हम किस हद तक जो शहद है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज इंटरनेशनल दुनिया में शहद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पिछले साल भी हमने 20 मई को शहद का आलमी दिन मनाया था, और इस दफा भी हमारा जो प्रोग्राम है यही है कि हम शहद का आलमी दिन मना रहे हैं। लेकिन हमारी ये बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में इस चीज़ को कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा, क्योंकि पाकिस्तान का जो माहौल है, जो यहाँ का एनवायरमेंटल है, दुनिया का बेहतरीन माहौल है शहद मक्खियाँ पालने के लिए। हमारे यहाँ पाकिस्तान में 4 तरह की मक्खियाँ पाली जाती थी, एपिस मेलिफेरा, एपिस सेराना, एपिस डॉर्क्सेटा और एपिस फ्लोरिया। यहाँ पर 2 तरह की मक्खियाँ जो है वो हमसे ख़त्म हो गई, ये माहौलियाती आलूदगी की वजह से। और इसकी जो बुनियादी वजह है वो यही है कि हमारे मुल्क में जो मोबाइल टावर लग रहे हैं, जो शोर शराबा है, जो पेस्टिसाइड दवाइयाँ इस्तेमाल की जा रही है, और दूसरी तरफ जो ख़तरनाक बात है वो यही है कि हम जो जंगलात काट रहे हैं। हमारी इस शोबे के साथ इस वक्त हमारे यूनिट का जो डेटा है, अल पाकिस्तान बीकीपर एक्सपोर्टर टेरहन एसोसिएशन, इसके साथ तकरीबन 12 लाख लोग वाबस्ता है, यानी 12 लाख घराने हैं। पाकिस्तान में सालाना शहद का जो पैदावार है वो 20,000 से लेकर 40,000 टन तक है। लेकिन अब बदकिस्मती हमारी यही है कि हमारे जो जंगलात है वो उनकी बेदरिया कटाई जारी है। दूसरी तरफ हमारे मुल्क में जो नई प्रोजेक्ट शुरू की गई है सरसब्ज़ पाकिस्तान या ग्रीन पाकिस्तान के नाम से, तो हम कहते हैं कि इसमें ऐसी दरख्त लगाया जाए जो फ्लोरा देता हो, जो शहद के पैदावार को बढ़ाता हो। हमारा जो सालाना एक्सपोर्ट है अरब ममालिक को हम एक्सपोर्ट करते हैं, कई सौ कंटेनर हम शहद एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट भी पिछले सालों के निस्बत कम हो रहा है। और इसकी बुनियादी वजह यही है कि हर अरब ममालिक में हालात जो है वो पहले की तरह नहीं है। यहाँ पाकिस्तान में भी इस रोजगार को कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। मैं ये यकीन के साथ ये कहता हूँ कि हमारा जो शहद का जो तादाद है ये लाखों तक पहुंच सकता है, और इसमें जो बीकीपर है, ये ट्रेडर्स है, एक्सपोर्टर है, ये अगर 12 लाख लोग इससे वाबस्ता है तो ये तादाद 30 लाख तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये बाकायदा तो यानी कैपेसिटी है हमारे पास, लेकिन शेख साहब अभी तवज्जो नहीं है। और आपने बताया कि जंगलात की भी कमी है, दरख्तों की भी कमी है। अब किस तरह के इक़दाम होने चाहिए कि हम इतनी बड़ी तादाद में शहद एक्सपोर्ट कर सकते हैं और एक बड़ा एक्सपोर्टर पाकिस्तान बन सकता है और हमारे ज़र मुबादले में भी इजाफा हो सकता है? तो क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है शेख साहब? हमारी यूनियन ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के नाम भी एक प्रपोजल भेजा था। तो उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी में जब शजरकारी का मुहिम था तो उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान का शहद जो है ये दुनिया का बेहतरीन शहद है, हमें जंगलात को बढ़ाना होगा और ऐसी दरख्त लगाना होगा जो शहद के मक्खी के लिए बेहतर हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस मुल्क को ज़बरदस्त माहौल दिया है, ज़बरदस्त मौसम दी है। यहाँ सारा साल जो है शहद हम निकाल सकते हैं। हालांकि बैरूनी ममालिक में चंद महीनों में लोग शहद निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर सारा साल जो है हमारा मौसम बहुत ज़बरदस्त मौसम है। और इसके लिए बाकायदा एक प्लानिंग होना चाहिए कि भाई हमारा शहद जो यूरोपीय ममालिक को एक्सपोर्ट नहीं होता तो हमें यूरोपीय ममालिक तक को भी एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए। और हमारे मुल्क में जो सरसब्ज़ पाकिस्तान ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट के नाम से जो प्रोजेक्ट चल रहा है, तो हमारा ये तजवीज़ है कि इनमें ऐसी दरख्त लगाए, बीड़ी, लाई, शीशम, कीकर वगैरह वगैरह, ताकि और इसके अलावा इस वक्त कोरोना की वजह से इंटरनेशनल दुनिया में सारे कारोबार जो है वो मुतासिर है। हमारा जो शोबा है, इंडस्ट्री है, बिल्कुल, तो यानी जंगलात से फोकस करना होगा, दरख्तों पर और ग्रीनरी पर फोकस करना होगा।
ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा शहद प्रोड्यूस कर सकें। साजगार एनवायरनमेंट है और ये हमें काफ़ी ज़्यादा इकॉनमी में भी हमारी हेल्प कर सकता है। बहुत शुक्रिया शेख गुल साहब, आपने हमें वक्त दिया। यमुना, जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं शहद के हवाले से, शहद की मक्खी के हवाले से, और कहा भी ये जाता है कि शहद का जो छत्ता होता है उसमें कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, शहद होता है, उसके अलावा छत्ता कभी मोम वगैरह बना लिया जाता है। बहरहाल ये जो शहद है इसके कितने फ़ायदे हैं, हम इसे किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ग़िज़ा के अंदर ख़ास तौर पे, और ये ह्यूमन बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है। यमुना, थैंक यू सो मच। सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगी वो है कि आपने जब भी कोई फूड इस्तेमाल करना होता है, ख़ुराक में कोई भी चीज़, उसके जो बेनिफिट्स हैं उसको मद्देनज़र रख के अगर इस्तेमाल किया जाए तो उसके फ़वाइद आप ज़्यादा जो है हासिल कर सकते हैं। शहद के बारे में मैं स्टार्ट करूँगी कि आपने अगर इसको डेली रूटीन में लेना है, पहली बात तो ये डेली रूटीन में इसको हिस्सा बनाएं। इवन रिसर्चेज़ हैं, रिकमेंडेशन है कि आप पूरे दिन की अगर चीनी का जो भी इस्तेमाल, मिठास आपने कोई भी ऊपर से यूज़ करनी है किसी भी खुराक की चीज़ में, तो वो आप 1 खाने के चम्मच तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़वातीन के लिए ये रिकमेंडेशन है, और मर्द तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच तक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि उसको जो चीनी वाली चीज़ है, जो मिठास की चीज़ है, वो इस्तेमाल क्या करनी है। हम आपको पता है वाइट शुगर से तो हर जगह मना कर दिया गया, रिसर्चेज आ गई हैं, जर्नल्स के जर्नल भर दिए कि जो चीनी का इस्तेमाल है, सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल है, ये नहीं होना चाहिए। तो इसको लोगों ने रिप्लेस किया शहद से और शक्कर से। शहद मुझे पर्सनली इसलिए भी ज़्यादा पसंद है क्योंकि देखें, अगर आपको हम हेल्थ बेनिफिट्स की बात करते हैं, हम इसको खुराक में कब और किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा जो आप फ़ायदा उठा सकते हैं वो है नाश्ते में इस्तेमाल। हमें नाश्ते के टाइम पे जब हम सो के उठते हैं, पहली बात तो सबसे पहले मैं हमेशा आपके शो में आके ये चीज़ ज़रूर बता दूँ जब भी हम खुराक की बात करें कि नाश्ता आपका सबसे इम्पॉर्टेंट मील होता है। आपने नाश्ता अच्छा कर लिया तो आपका पूरा जो दिन है वो फुल ऑफ एनर्जी गुजर सकता है, आप ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं अपने पूरे दिन से, वक्त से, क्योंकि आप एनर्जाइज्ड फील करते हैं। तो जहाँ हम हमेशा एनर्जाइज्ड नाश्ते की बात करते हैं कि ऐसा खुराक खाएँ कि जो आपको भरपूर ग़िज़ाइयत दे, तो उसमें शहद किस तरह से आप शामिल कर सकते हैं कि देखें, दही का इस्तेमाल मैं हमेशा कहती हूँ थोड़ा बहुत किया कीजिए। हमारे खुराक में रोटी या ब्रेड के साथ अंडा या सालन होता है, उसके बाद हमेशा कोई दूध व कोई मशरूब है, कोई दूध का इस्तेमाल होता है या फ्रूट जूस वगैरह होते हैं, तो उस जगह पे या दही वगैरह होता है, उसके अंदर जब आपने मीठे का इस्तेमाल करना है, जो लोग चाय भी पीते हैं, आप वहाँ पे अपने रूटीन में शहद को ऐड करने को रूटीन बना लें। ठीक है, चीज़ तो आप ले ही रहे हैं, सफ़ेद चीनी के बजाय शहद का इस्तेमाल करें तो आपको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। बच्चों के लिए बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, माएँ वगैरह कहती होती थी, बचपन में आपको ही पता है कि शहद हमें खिलाया जाता था, माएँ कहती थी शहद खाएं, शहद के बगैर दिन मुकम्मल नहीं होता था। आजकल के बच्चे थोड़ा हम कह लें हम नेचर से हट गए हैं, माएँ भी कम खिलाती हैं, पर जो पुराने ज़माने में कहा जाता था कि ये आपकी कोल्ड के लिए बहुत मुफीद है, जो बच्चों को ठंड लग जाती है, जिन बच्चों को जब सीजन चेंज होता है उस वक्त जो मसाइल आते हैं, गले खराब वगैरह, कितने सारे फायदे हैं। हम पर्टिकुलरली छोटी छोटी चीज़ों को यमुना डिस्कस भी करेंगे कि कौन से लोगों के लिए किस तरह से शहद इस्तेमाल करना है अपनी डाइट में, वो भी मैं आपसे पूछूंगी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। ईसा भाई, जैसे भी मैं पहले भी बात कर रही थी कि इसकी तो कोई भी चीज़, शहद की मक्खी से लेकर शहद एंड प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ बेकार नहीं है, और शहद की मक्खी के छत्ते में हमारी हिकमत में जी तो दुनिया पूरी में उसका मजहब कोई भी हो, वो शहद के बगैर हिकमत सीख ही नहीं सकता। इतनी बड़ी अहमियत है शहद की। और दूसरी बात यह भी, मैं क्योंकि शहद की मक्खी को इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि कुदरत की एक अजीब है। अच्छा, मज़े की बात है, खुद तो नहीं मरती इतने जल्दी, लेकिन किसी इंसान को अगर ये डस ले तो उसकी एंटीना उसमें जो फंस जाती है, हार्डली 2 से 10 मिनट के बाद ये मर जाती है। फिर ये जो छत्ता बनता है, इसके अंदर भी पूरा ग्रुप काम करता है। एक होता है, इसमें 3 ग्रुप होते हैं, एक ड्रोन कहलाता है जो चौकीदारी करता है, फिर इसमें एक वर्कर होते हैं, फिर जो बी है वो कंट्रोल करती है। अच्छा, 45 दिन के अंदर जैसे ही छत्ता पूरा हो जाएगा तो बी को मार दिया जाएगा। अच्छा जी, आप इस निज़ाम में अगर आप देखेंगी तो अल्लाह ताला का अल्लाह ताला का एक ऐसा निज़ाम है इसके अंदर। अच्छा, सेकेंडली ये कि इसका जो छत्ता है, बल्कि इस पे तो आइंस्टाइन ने इतना ज़बरदस्त जुमला लिखा है किताब में। वो कहता है कि अगर दुनिया से शहद ख़त्म हो जाए तो उसके बाद 4 साल में दुनिया में तमाम इंसान ख़त्म हो जाएंगे, वल्लाहु आलम। लेकिन
उस वजह क्या है कि एक ऐसी बीमारी यूरोप में और अमेरिका में ख़ास तौर पे यूएसए में पाई जाती है, क्लोनिंग डिसऑर्डर। ये एक ऐसी बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसका छत्ते के अंदर इलाज है सिर्फ। सुभान अल्लाह। और ये छत्ता जो हम फेंक देते हैं, ये जिगर को नया बनाने की दवाई है। अगर आप इसके मैंने शहद निकाल लिया, आपका छत्ता या बोतल में डाल दें, तो आप एक चमचा अगर शहद का खा रहे हैं तो आप तो जिगर को जिंदगी दे रहे हैं। सेकंड ये है कि जो बेचारे शुगर के मरीज हैं, क्योंकि इसमें ग्लूकोज भी है, ये भी ध्यान में रखें, ज्यादा नहीं खा सकता वो बेचारा, तो आप इस छत्ते से अपनी चीजें मीठी कर सकते हैं, यानी कि शुगर वाला भी इस तरह खा सकता है। सही। फिर उसके अलावा ये बहुत सारी ब्यूटी प्रोडक्ट में इस्तेमाल करते हैं हम लोग खुद। अच्छा, सेकंड ये है कि इसका जो निज़ाम है उसकी अफादियत तो अपनी जगह है, लेकिन इसका एक और मैं बच्चों में बताता हूँ ख़ास तौर पे। आपने देखा होगा छोटे बच्चे अक्सर रात में यकदम उठते हैं और रोते हैं वो। ऐसे बच्चों को रात में अगर आप हल्का सा शहद चटा दें 2-4 दिन में, तो ये इनकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। अच्छा, ज़बरदस्त। वो माएँ जो बच्चों को दूध पिलाती हैं और दूध की कमी की शिकायत करती हैं, वो दूध पिलाने वाली माएँ अगर शहद का 1 चमचा पिए तो अल्लाह ताला उनके दूध में इजाफा करता है। अच्छा, वो लोग जो थक जाते हैं बेचारे काम से, टायर्ड हो जाते हैं, वो अगर 2 चम्मच शहद के पानी में मिलाकर और पिए तो वो एनर्जी को बूस्ट करने लग जाता है। और कहते हैं सुबह भी आप पिए तो आपकी एनर्जी एकदम बूस्ट हो जाती है। निहार मुंह पीने से वेट लॉस भी होता है। और देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी में 5688 नंबर हदीस है, किताबुल तिब में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, तो उनके लूज मोशन का मसला था जी, तो उसके पेट के मामलात थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे शहद खिला दे। वो दूसरे दिन फिर आ गया, बोला मेरी तबीयत सही नहीं होगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे फिर दोबारा शहद खिला दे। वो तीसरे दिन फिर आया, या रसूलल्लाह मेरी तबीयत सही नहीं हो रही है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसको फिर शहद खिला दे। जब चौथी दफ़ा आया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा रब सच बोलता है, तुम्हारा पेट झूठ बोलता है, इसे फिर शहद खिला दे, वो बंदा सही हो गया। वाह वाह। तो अब ये जो झूठ वाला मामला है पेट का, इसके ऊपर हमारी तहकीक है, बहुत कुछ कभी इसमें बात करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि इसके बड़े फायदे हैं, हमें अपने बच्चों को भी देने चाहिए, हमारी फैमिलीज को लेना चाहिए, और अल्लाह ताला का, मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ, अगर नाज़रीन चाहें तो फ़ायदा उठा सकते हैं। जब आम का मौसम ख़त्म हो जाता है पूरे पाकिस्तान में, मेरे घर में आम होते हैं, सोचें आप कैसे, मैं कच्चे आम खरीद कर और इसके ऊपर हल्की सी शहद लगाकर 25-30 किलो एक नॉर्मल एनवायरनमेंट पे इसको रखता हूँ। जब मौसम खत्म हो जाता है तो ये आम बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे अभी आज उतरा है ये। अच्छा, वैसे तो लोग ये करते हैं कि वो फ्रीजर्स में, क्यूब्स में, और वो इस शक्ल में सेव कर लेते हैं, लेकिन आप बड़ा नेचुरल उसमें प्रिजर्व, शहद खराब होने नहीं देता। वाह। तो अभी जिक्र हुआ यमुना कि वेट लॉस के लिए भी, और कहते हैं कि शहद और गर्म पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है, बड़ा इफेक्टिव होता है, और किस तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं यमुना? वेट लॉस पे मैं थोड़ी सी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। हमेशा आपने सुना होगा शायद कि एक अगर आप भी इंटरनेट पे भी सर्च करें कि वेट लॉस के तरीके और उसमें टिप्स वगैरह बताई जाती हैं, तो जो शहद और लीमू का इस्तेमाल है सुबह नहार पेट उठ के, इसका रीज़न मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि आप जब शहद और लीमू का इस्तेमाल उठते साथ करते हैं, इसके पीछे जो एम है इसको इस्तेमाल करने का, वो ये है, ये जिस तरह अभी बात हम कर रहे थे कि ये मैदे के मसाइल जो बेहतर करता है। जिस इंसान का मैदा ठीक है ना उसका वेट ज़्यादा हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा, ना उसका कम हो सकता है, उसका वेट हमेशा हेल्दी मेंटेन रहता है। तो वो हजरात जो वेट लॉस करना चाहते हैं, आप उठते साथ ही 1 गिलास रूम टेम्परेचर वाले पानी में या नीम गर्म पानी में हल्का सा लीमू और शहद, आधी चाय का चमचा, 1 चाय का चम्मच अगर आप इस्तेमाल करें तो आपका मैदा अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से आपका जिस्म का निज़ाम जो है, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा और आपको वेट लॉस करने में आसानी होगी। उसके अलावा वेट लॉस से बल्कि मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, अगर आपने फिर पूरे दिन में, आपको जाहिर बात है अगर आप शुगर के मरीज़ हैं या आपको कोई भी आर्जा है, कोई बीमारी है, तो उसमें हमेशा कहा जाता है कि चीनी वगैरह से परहेज़ करें। तो आपने अगर आपको मीठा खाने का दिल भी करे तो कोशिश करें शहद चाट लें, बजाय इसके कि आप अपने दही और लवाजमात में चीज़ों में, मिल्क शेक वगैरह में आप चीनी का इस्तेमाल करें। उसके बाद जिन लोगों को पेट के वैसे मसाले आते हैं, जिन लोगों को डायरिया होने का बहुत इशू है, या स्पेशली रमज़ान से मैं इसे कनेक्ट करूँगी कि रमज़ान का हमारा आखिरी अशरा जो है वो चल रहा है, और लोगों को पकौड़े समोसे खाने की वजह से, लगातार खाने की वजह से बहुत लोगों को इस टाइम पे तेज़ाबियत का मसला होना, सीने में जलन होना, ये बहुत कॉमन चीज़ हो चुकी है। और आखिरी अशरे में
ये केसेस हॉस्पिटल्स में ज़्यादा देखे जाते हैं। तो जिन लोगों को मैदे के मसाइल हैं तो आप लोग भी ये करें कि आप अफ्तारी के टाइम पे कोई मशरूब पीने की बजाय, जिस तरह हमारे लाल शरबत और डब्बे के शरबत वगैरह मिलते हैं, वो पीने की बजाय अगर आप शहद का इस्तेमाल करें, पानी में शहद डालें, ठीक है, उसको ठंडा पानी पीने का दिल करा तो ठीक है, थोड़ा सा ठंडा कर लिया पानी का और उसके अंदर मशरूब की जगह शहद का इस्तेमाल करें, एनर्जी भी वो देगा, ठीक है, फ़ौरन से एनर्जी देगा और आप अफ्तारी के बाद निढाल नहीं महसूस करेंगे। और जिन लोगों को सीने में जलन का मसला आपको वो भी ठीक होगा। जिन लोगों को पेट के ख़राब होने के मसाइल हैं उनके लिए बहुत मुफीद है। जिस तरह हमने पहले बात की कि जिनके बच्चों के गले ज़्यादा ख़राब होते हैं, जो लोग दमे के जो है मर्ज़ में मुब्तला हैं, उनके लिए भी शहद बहुत मुफीद है। आपने ये करना है, जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया था, रिकमेंडेशन इसकी फिर भी है, प्लीज़ जो हज़रात सुन रहे हैं, आपने ये नहीं करना कि हर चीज़ में शहद इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और ऐसे ही खाना शुरू कर दिया, दिन में पता चला 5-5 चम्मच खाया जा रहा है। 1 चम्मच से ज़्यादा ख़वातीन हैं तो वो 1 चम्मच खाएंगे तकरीबन, और अगर मर्द हज़रात है वो 2 चम्मच के करीब, 2 खाने के चम्मच के करीब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने जब जिस जगह भी खाने में मीठा इस्तेमाल करना है आप शहद का इस्तेमाल करें, और इसके अलावा कोशिश करें कि दिन का जो पहला हिस्सा है उसमें इस्तेमाल करें, रात को इस्तेमाल ना करें। जी जी, दिन में 1 चमचा इस्तेमाल करें, 1 चम्मच ख़वातीन के लिए, ठीक है, 1 चम्मच ख़वातीन के लिए, 2 चम्मच और मर्द हज़रात के लिए। जी जी, सही है। ईसा भाई कोई बेहतरीन वक्त भी है शहद को इस्तेमाल करने का? नहीं, बेस्ट है इसको खाने को तो इसके खैर किसी वक्त भी खा सकते हैं, लेकिन बेस्ट सुबह का टाइम है, क्योंकि जो पहली खुराक है सुबह की, उसमें अगर शहद शामिल हो जाए, और उसूल सेहत भी यही है। किसी ज़माने में वो बुज़ुर्ग कहते थे, आज हम समझ रहे हैं कि सुबह का खाना बादशाहों की तरह खाओ, दोपहर में वज़ीरों की तरह खाओ, रात को फ़कीरों की तरह। और बच्चों को क्या सुबह में दे दें? बिल्कुल दे दें, बच्चों को तो चटाएंगे आप। अच्छा, वो ख़ास तौर पर लोग जिनके देखा बात करते हुए आवाज़ बैठ जाती है, वो आवाज़ बैठी हुई बेचारा परेशान है, भाई शहद लें, उसमें थोड़ी सी दालचीनी मिलाएं और इसको दिन में 2-4 दफ़ा चाट लिया करें, बैठी हुई आवाज़ सही हो जाती है। अच्छा, वो बच्चे जिनको ऐसी खांसी होती है वो बेचारे एंटीबायोटिक पे चले जाते हैं, लेकिन अगर ऐसे बच्चों के लिए 1 टेबलस्पून शहद लेकर और उसमें चुटकी नमक डालकर थोड़ा सा पकाकर और इसको आप रख दें किसी बोतल के अंदर, आप इस बच्चे को चटाएं 2-3 दिन में, ये बिल्कुल खांसी सही हो जाएगी। यानी कि ये मल्टीपल चीज़ों में हम इसको मल्टीपल फायदे भी होंगे उसको चटाने के। बिल्कुल है, बिल्कुल। अच्छा, मल्टीपल फायदों की बात आ गई, ब्यूटी के लिए बड़ा ज़रूरी है शहद का इस्तेमाल, ख़वातीन के लिए, उन ख़वातीन को तो बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा देता है। ख़ास तौर पर इसके और भी हैं, लेकिन मैं ख़ास तौर पर उन लड़कियों की बात करूँगा जिनकी उम्रें 30 साल से लेकर 80 साल वाली लड़कियाँ हैं, तो उनको एंटी एजिंग चाहिए होता है ना। एंटी एजिंग प्रोडक्ट बहुत महंगी होती है, चाहे मेरे पास ले कहीं भी ले। तो अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है कि एक टमाटो को हाफ काट कर उसके ऊपर 1 चम्मच शहद फैलाकर और इसका मसाज करें, 5-7 मिनट इसको मसाज करें और उसके बाद छोड़ दें। फिर इसको ठंडे पानी से, जब ये ड्राई हो जाए, ठंडे पानी से धोएं। आप इसको रोज़ाना करें, 1 दिन छोड़ दें, 1 दिन करें, आपके चेहरे से रिंकल और झुर्रियाँ ख़त्म होने लगती हैं। आपका वो जो बुढ़ापा तो किसी का ख़त्म नहीं होता, लेकिन बहरहाल जो एक निखार आ जाता है, निखार आ जाता है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा ईसा भाई, छोटी मक्खी का शहद ज़्यादा अच्छा होता है, बड़ी मक्खी का शहद ज़्यादा अच्छा होता है, या फिर फ़र्क कैसे कर सकते हैं दोनों? जैसे शहद अगर अच्छा मिल जाए तो अच्छा ही होता है। अच्छा, अब अच्छे की पहचान क्या, जाली शहद भी है, कैसे पता करें? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरा एक ईमान है कि अल्लाह ताला कोई भी चीज जो भी अल्लाह ने उतारी है वो दुनिया से कभी भी असल खत्म नहीं होता। नहीं पता कैसे, नकल अपनी जगह रहेगा। देखिए, इसके बहुत तरीके हैं। मिसाल के तौर पर जो पालतू कुत्ता है जो आम गलियों में घूमते हैं, आप रोटी पे लगा के देंगे, ये कभी शहद नहीं खाएगा। घर वाला तो आइसक्रीम भी खा जाता है, लेकिन वो नहीं खाएगा। अच्छा, दूसरी चीज, अब लोग कहेंगे भाई कुत्ता कहाँ ढूंढे, तो आसान तरीका ये है कि डीप फ्रीजर होता है आपके घर में, फ्रिज के ऊपर जो हिस्सा होता है, आपकी जो भी शहद की बोतल है आप उसके अंदर रख दें, असल भी होगा, नकल भी होगा, जमेगा, ये ज़हन में रखिएगा। लेकिन जब आप उसको बाहर निकालेंगे, अब अगर वो ओरिजिनल है, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं है, तो विदिन 2 से 3 मिनट में वो अपनी वापस शक्ल में आ जाएगा, वो लिक्विड की तरह। लेकिन अगर नकल होगा तो उसे 1 घंटा चाहिए होगा। सही, तो ये तो आज ही जाके मैं अपना शहद चेक करती हूँ कि असल है कि नकल है। अस्सलाम वालेकुम, एक कॉलर है हमारे साथ। जी, वालेकुम अस्सलाम। अहमद अली बात कर रहा हूँ मुजफ्फरगढ़ से। जी अहमद अली साहब, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ जी, मैंने ये एक्सपर्ट जो बैठे हैं इनसे बात करनी थी कि मेरे बच्चे की ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, उम्र है इसकी तकरीबन 5.5 से 6 साल। तो इसको शहद देने का क्या तरीकेकार है? क्योंकि अगर ज्यादा शहद हम वैसे ही चटाते हैं ना बच्चे को, अगर हम वो चटाते हैं तो उससे तो ये हो जाएगा कि वो कहते हैं बुजुर्ग के भी गर्मी बहुत लगती है बच्चे को इस तरह, तो उसका क्या तरीकेकार है? क्योंकि इसका भी हार्ट का भी मसला ही है।
ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, तो इसका तरीकेकार क्या है, किस तरीके से मैं इसको दूं? दोनों से पूछ लेते हैं आपके सवाल का जवाब। ईसा भाई पहले आप बता दीजिए। बच्चे की उम्र क्या बताइए? 5 साढ़े 5 साल के हैं वो। जी जी 5.5 से 6 साल। जी जी बिल्कुल। देखें, जी जी अमर साहब आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सबसे बड़ा फ़ायदा तो इसका खुद शहद का ये है कि ये हार्ट के लिए बहुत ज़बरदस्त दवाई है। सही है। हार्ट वाले हर पेशेंट को ये इस्तेमाल करनी चाहिए, बल्कि आपने देखा होगा कि वो आजकल 3-4 चीज़ें मिक्स करके हार्ट वाले खा रहे होते हैं। तो हाँ, जहाँ तक बच्चे का ताल्लुक है, उसकी उम्र क्योंकि छोटी है, तो आप इसको चम्मच का चौथा ही हिस्सा पानी में मिक्स करके, लेकिन कोशिश करें सादे पानी में। जो ज़्यादा पानी होता है, इसके कुछ मिनरल्स हैं जो बर्न हो जाते हैं, तो आप सादे पानी में मिक्स करके उसको पिला सकते हैं। सही है। आप उसको थोड़े से दूध में पिला सकते हैं। सही है। जिस एंगल से भी पिलाएंगे इस तरह उसको फायदा होगा, नुकसान। सही है जी। हमने जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं या ये जो बच्चे का केस आया, इसमें किस तरीके से इस्तेमाल आप तजवीज़ करती हैं? इसमें आप इस तरह से कर सकते हैं, जो भी हार्ट के पेशेंट्स होते हैं या जिनको ब्लड प्रेशर का मसला होता है, उनको शहद खाने का तरीका जो बताया जाता है वो ये कि देसी लहसुन लें, क्योंकि इन लोगों को पता है कि आप लोगों को ज़रूर डॉक्टर ने कहा होगा कि देसी लहसुन का इस्तेमाल खुराक में ज़रूर करें और चबाएं उसको। आपने किस चीज़ में, सालन की बातें मैं करी, पूरा उसका जवा एक लेके, छोटा सा टुकड़ा लेके आपने चबाना है उसको। तो मैं हमेशा हार्ट के मरीज़ को या हाइपरटेंसिव जो होते हैं, जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है, आप लोग क्या कर सकते हैं कि वो टुकड़ा लें आप उसका लहसुन का, उसको शहद में डुबोएं और आपने खाना नाश्ते में ही और आपने चबाना है, तो आपको लहसुन भी आसानी से खाया जाएगा और आपको उसके सारे बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। जहाँ तक बच्चों की बात है, तो मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ मेंशन करना चाहूँगी कि 1 साल से कम उम्र बच्चे को ये नहीं देते, और मेरी बात सुन के काफ़ी लोग हैरान हुए होंगे, पर जो हमारी रिसर्चेज हैं वो यही कहती हैं 1 साल से कम उम्र बच्चे को ये नहीं देते। ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे को इशू हो, पर अगर इससे एक तरह की ना पॉइजनिंग होती है कुछ बच्चों में, तो वो अगर हो तो बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक होती है। इसलिए कहते हैं कि एहतियात जो है वो रखनी चाहिए, आपको 1 साल से कम उम्र बच्चे को ना दें। और अगर 1 साल से ज़्यादा उम्र का बच्चा है तो आप उसको ज़रूर हर मील के साथ थोड़ा सा दें। और जिस तरह भी हमने डिस्कस किया कि अगर आपको गर्मी का इशू, अगर आपको लगता है गर्म तासीर है, तो आपने बच्चों को, या बल्कि शहद नहीं, कोई भी फूड ऐसा, कोई भी खुराक ऐसी जिससे आपको फील होता है कि आपकी बॉडी में उसकी तासीर गर्म होती है, तो आपने उसके साथ पानी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करना है। तो जिन लोगों को लगता है कि शहद खाने के बाद उनको गर्माइश का एहसास होता है जिस्म के अंदर, तो आप शहद बाकायदा चम्मच से खाने के बजाय आप उसको मिक्स करके पानी में लें, या किसी मशरूब में, या दही के अंदर। सबसे अच्छी चीज़ रहती है दही के अंदर। दही लिया, थोड़ा सा कटोरी में दही लिया, 4 से 5 चम्मच उसमें शहद डाला और आपने मिक्स किया और पी लिया। और फिर वही बात, अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो फिर आप दिन के किसी भी हिस्से में दे सकते हैं, फिर अगर आप बड़ों को दे रहे हैं तो आपने असर से जो पहले वाला टाइम है उसमें देना है, जिस्म जो है ज़्यादा अच्छी तरह उसका फ़ायदा उठा सकता है। सही। तो आप मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आपने वेज़ उसकी निकालनी है कि आपको किस तरीके से वो बेहतर लग रहा है, तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू सो मच अपना आपने वक्त दिया। ईसा भाई, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।